हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल रिवीजन सीरीज, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेट पेपर में आपके 75 क्वेश्चन को मेंशन किया गया है। इन 75 क्वेश्चन में आपके संपूर्ण जीके और जीएस प्लस करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू और इसके साथ साथ आपका जो हिंदी का पोर्शन है उसे भी इसमें सम्मिलित किया गया है। यह सीरीज आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत किस पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसी एग्ज़ाम पर आपके उस पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑलरेडी डेट अनाउंस आपकी हो चुकी है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। वे स्टूडेंट जो आपके बीटीसी या बीएड ऑलरेडी कर चुके हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब चाहते हैं, तो आप सभी को इन्फॉर्म कर दे रहा हूं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। 15 फरवरी से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले मैं हाउ टू फॉर्म फिल बीपीएससी टीआरई 4 के एक वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि वहां पर आपके सभी चीज़ें लाइव होती हैं, जैसे वाटर मार्क कैसे होगा, कैसे कौन से अपलोड करने हैं, क्या अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड करनी है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये सारी चीज़ों से संबंधित एक वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी वीडियो रिलीज़ होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? कवि बचन सुधा, उद्दंत मार्तंड, हरिश्चंद्र पत्रिका, सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये पीवाईक्यू से क्वेश्चन लिया गया है। कई बार ये आपका यूपी कांस्टेबल में रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, उद्दंत मार्तंड आपका हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। अब हम इसकी शॉर्ट डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका प्रकाशन कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, संपादक कौन था। तो ध्यान रखिएगा, जो उद्दंत मार्तंड है उसका जो प्रकाशन है वो कब हुआ था। इसका प्रकाशन आपका 30 मई 1826 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ है आपका कोलकाता से। अब इसके जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं संपादक, कि आपके प्रथम संपादक कौन थे इसके। तो ध्यान रखना है, इनको आपको लर्न करना ही करना है। इनका नाम है पंडित जुगल किशोर शुक्ल। कई बार आपने नाम भी सुना होगा, और ये क्वेश्चन आपका घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या हो गया इसमें? आपका इम्पोर्टेंट हो गया कि ये प्रकाशित कहाँ से हुआ था, ये कोलकाता से हुआ था। संपादक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, उद्दंत मार्तंड। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार का प्रकार है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा आपका अर्थ अलंकार है। यानी आपके जो अलंकार होते हैं, 3 प्रकार के अलंकार आपको देखे हैं आप लोगों ने, उनमें से पूछा गया है कि अर्थ अलंकार कौन सा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2, जो रूपक अलंकार है वो कौन सा अलंकार है? आपका अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। जबकि जो दूसरे दे रखे हैं वो दूसरे टाइप है आपके। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपके अलंकार से संबंधित, अर्थ अलंकार से संबंधित। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी, 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 या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, आपके शुद्ध अशुद्धि से संबंधित क्वेश्चन 100% आपके आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, उत्तरदायी शब्द आपका एकदम क्या है? शुद्ध शब्द है, यानी सही है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से जो कौन सा वाक्य है वो सही है या फिर शुद्ध है। देखते हैं एक एक करके। तूने कहाँ जाना है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ध्यान से हमें देखना है। पहले हम इसका देखते हैं कहाँ कहाँ पर किस कौन कौन से में क्या क्या गलती है। तूने कहाँ जाना है, तो ये शब्द गलत है आपका, तूने वाला। श्री कृष्ण के अनेक नाम होते हैं, ना कि अनेकों नाम होते हैं।
उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उड़ गया नहीं होता, क्या होते हैं, उड़ गए होते हैं। तो जो सही आंसर बचा है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। ये स्टेटमेंट आपका सही है और यही होगा आपका आंसर, क्योंकि पूछा गया था शुद्ध वाक्य। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, विक्रय, बदलाव, विभक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपने हिंदी में एक समास पद, आपका जो समास पद है आपका चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें बोला जा रहा है कि जो समास पद होता है उसे अलग करने को क्या कहा जाता है? तो अलग करने को कहते हैं हम ऑप्शन नंबर 2 विग्रह। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। देखिए, मान के चलना कि जैसे कुछ आपके मैं शब्द बताता हूँ कि आपका समास विग्रह कहते किसे हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर आपका सभागार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सभागार लिखा हुआ है। तो इसको जब आप अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे जो शब्द आएगा सभागार क्या होता है? जहाँ पर आपकी सभा की जाती है। इसको जब मैंने ब्रेक किया है, जहाँ पर आपकी सभा की जाती है। तो ये जो आपने यहाँ पर इसको क्या किया, ब्रेक किया है इस सभागार को, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये कहलाती है विग्रह। क्या कहलाती है? विग्रह कहलाती है। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है? यथोचित, यथा उचित, यथा प्लस उ प्लस चित, यथा औचित या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपकी यथोचित है उसका सही संधि विच्छेद क्या है, मतलब उनको ब्रेक करके लिखे जाने में क्या सही आंसर होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, यथा प्लस उचित, यथोचित आपका शब्द बनता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। और ये किस प्रकार की संधि है तो ध्यान रखिएगा, ये आपका यहाँ पर स्वर संधि का प्रकार है। तो ये चीज़ भी आपको याद करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, आ, का, एक, ईक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया जो औपचारिक आपका शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। ध्यान रखिए, प्रत्यय क्या है? आपका एक शब्दांश है। क्या है आपका? एक शब्दांश है आपका प्रत्यय। और ये जो शब्दांश है वो कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपके शब्द के पीछे। कहाँ लगता है? ये पीछे जुड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर पंचालय शब्द लिखा है। कोई क्या लिखा है? पंचालय शब्द लिखा है। जब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे पंच प्लस आलय शब्द आएगा। क्या आएगा? आलय शब्द आएगा। तो ये जो आलय है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसी प्रकार औपचारिक में आपका प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, एक शब्द आपका लगा हुआ है जिसे हम प्रत्यय कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या है? आ, प्रति, प्र, प्रत्यय या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आएंगे ही आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि उपसर्ग क्या है। तो ध्यान रखिएगा, उपसर्ग भी आपका क्या है? ये भी आपका एक शब्दांशी ही है। क्या है आपका? शब्दांशी है, लेकिन ये पहले जुड़ा होता है, प्रत्यय बाद में जुड़ा होता है, जबकि उपसर्ग पहले जुड़ा होता है। जैसे मान के चलिए मैंने एक शब्द लिया आपका उपकार। क्या लिया? उपकार शब्द लिया, और इसको जब मैंने ब्रेक करूँगा तो उप प्लस क्या होगा? शब्द उपकार होगा। तो ये जो उप है आपका, इसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, यानी शब्द के पहले जुड़ा होता है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रति आपका एक उपसर्ग है जो कि प्रत्याशा में लगा हुआ है। आँख का अंधा नाम नैनसुख लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गुड़ के विरुद्ध नाम का होना, आँख की रोशनी जाना, नामकरण होना, संतुष्ट होना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये आपकी एक लोकोक्ति है कि आँख का अंधा नैनसुख, मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई गुण और है और उसके अकॉर्डिंग उसका नाम नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, गुड़ के विरुद्ध उसका नाम होना क्या है? आँख का अंधा नाम नैनसुख। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1।
सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। तो देखिए यहाँ पर ये इसको हटा दीजिएगा। ये आपका एक क्या दे रखा है, एक वाक्य दे रखा है। क्या दे रखा है, एक वाक्य दे रखा है आदि से अंत तक, और उसके लिए पूछा गया है कि एक शब्द कौन सा आपका सही है। अनादि, समकालीन, समीचीन, अधोपांत या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है इसका वो होगा ऑप्शन नंबर आपका 5, अधोपांत। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द जो यूज होता है वो होता है आपका अधोपांत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। यहाँ पर देखिए कॉमा लगा लीजिए, अब आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर जो शब्द पूछा है क्या है, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। औषधि, तत्व, सार, जीवन या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अनेकार्थी हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 4 के जीवन के सभी अनेकार्थी हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो 4 विकल्प दे रखे हैं उनमें कौन सा सभी के सब एक दूसरे क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। कनक, कंजन, निनाद, बदन, आनंद, आस्य, नियति, विधि, धीवर, अशुभ, तीर, प्रज्ञाता या इनमें से कोई नहीं। और जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आपके फंसने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं कि एक दूसरे को जानना होता है कि कहाँ पर किसका कौन सा अर्थ है। तो जो सही आंसर है इसमें तो वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बदन, आनंद और आस्य एक दूसरे क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2। निम्न में से योग रूढ़ शब्द है पीला, पर, जलज, दूध वाला या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या शब्द पूछा है कि योग रूढ़ शब्द पूछा है। योग रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है कि आपका योग से बना होना चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, दूध वाला अर्थात दूध बेचने वाला। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि तत्सम शब्द पूछा गया है। और तत्सम शब्द कौन से होते हैं, यानी ऐसे शब्द क्या हैं आपके, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हम उन्हें क्या करते हैं, समान दृष्टि से हम यूज करते हैं हिंदी भाषा में, उनको हम समास शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो इनमें से कौन सा है, कोयल, का लाख, कुक्कुर या भीतर या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, कुक्कुर। क्योंकि कुक्कुर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका कुत्ता। तो जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे वाक्य को क्या कहते हैं। कर्मवाच्य, संयुक्त वाच्य, भाववाच्य, कर्तव्यवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वह वाक्य जिसमें कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन आपका होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। अब वाच्य वाला जो टॉपिक है वो देख लीजिए। जो वाच्य होते हैं एक्चुअली में आप इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं तो पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है, उसे हम वाच्य कहते हैं हिंदी में। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के कौन कौन से होंगे, तो कर्मवाच्य, संयुक्त वाच्य और आपका कर्तव्यवाच्य। कर्म के अनुसार अगर परिवर्तन हो रहा है क्रिया में तो आपका आंसर होगा कर्मवाच्य, और आपका कर्ता के अकॉर्डिंग हो रहा है यानी डूअर के अकॉर्डिंग हो रहा है तो आपका कर्तव्यवाच्य होता है। और एक होता है आपका भाववाच्य, भाव के अकॉर्डिंग अगर आप शब्द बदल रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया था कर्म के अनुसार, इसलिए कर्मवाच्य। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि रेखांकित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। करण, संप्रदान, अधिकरण, आपका अपादान या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित शब्दों में कौन सा उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। रेखांकित शब्द आपका क्या है, उस जगह। रेखांकित शब्द आपका ये है उस जगह, और यहाँ पर बोला गया है परिसर्ग। क्या है,
परिसर्ग है। यानी अगर आपने कारक पढ़े हैं, आपको कर्ताने कर्म को, वो जो उपसर्ग हैं आपके परिसर्ग हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इसमें परिसर्ग कौन सा है। उस जगह एक सवाल होने जा रही है, उपशब्द में आपका कौन सा परिसर्ग होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो उस जगह का मतलब सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3, अधिकरण। क्या होगा? अधिकरण। निम्न में से प्रियडार्थक क्रिया क्या है? उठाना, गिरना, चमकना, देना या इनमें से कोई नहीं। तो प्रियडार्थक क्रिया क्या होती है, पहले वो समझ लेते हैं। ऐसी क्रिया जो स्वयं ना करके दूसरे से करवाई जाती है उसे हम प्रियडार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि खेलना होगा, क्या है आपका? खेलना है, और दूसरा शब्द है आपका खिलाना। तो ये जो है वो दूसरे व्यक्ति से कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है? दूसरे व्यक्ति से जब कोई काम कराया जाता है तो वहाँ पर आपकी प्रेरणात्मक क्रिया होती है। अब यहाँ पे क्या होगा? उठाना, गिरना, चमकना, देना या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, उठना और उठाना क्या है? उठाना जो शब्द है आपका, उठना और उठाना में अंतर है। उठना हम स्वयं उठते हैं, उठाना किसी दूसरे व्यक्ति को होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? तो देखिए, आपकी क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि कोई कार्य करना, और अकर्मक क्रिया का होता है कि कोई कार्य स्वयं करना। जैसे मान के चलिए, मैं खेल खेलता हूँ। क्या खेलता हूँ? मैं खेल खेलता हूँ। अब देखिए, खेलता क्या है? खेल है, तो यहाँ पे क्या है? ये कर्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं मुस्कुराता हूँ, तो उसमें कोई कर्म नहीं है, उस समय क्या होगी? अकर्मक। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कौन सी क्रिया सकर्मक है। तो अब इसमें आप ऑप्शन देखिए, कौन सा ऐसा है जो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। जैसे चलना, खुद चलना होता है, मुस्कुराना, सोना, लिखना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये नहीं हो सकता क्योंकि स्वयं चलोगे, मुस्कुराओगे भी स्वयं, कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लिखना होगा वो उसमें क्या है? ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। मान के चलिए आप क्या लिखते हैं? पत्र लिखना है, तो पत्र क्या होगा? कर्म होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यह मेरा घर है इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संज्ञावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य क्या है? वाक्य आपका है यह मेरा घर है। क्या है? यह मेरा घर है। और क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें किस प्रकार का आपका विशेषण है। विशेषण वह होता है जो नाम या सर्वनाम की क्या बताता है? आपकी विशेषता बताता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है? यह मेरा घर है। तो यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है आपका? यह आ रहा है। तो कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर 3, सार्वनामिक विशेषण। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। वह बहुत अच्छा लड़का है इस वाक्य में सर्वनाम है निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका क्या दे रखा है? ये तो वाक्य है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा आपका सर्वनाम है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है? वह शब्द आ रहा है, को लड़का के लिए आ रहा है, और ये होता है आपका सर्वनाम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 8 या इनमें से कोई नहीं। तो जब हिंदी आप पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, तो सर्वनाम को आप देखेंगे कि कितने भेद हैं आपके। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम कहते किसे हैं? तो आपके जो संज्ञा के स्थान पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, यानी प्रोनाउन। जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है? जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में कौन सा शब्द है? हट होता है, उनका लिंग कौन सा होता है, यानी क्या है? उसका जेंडर पूछा जा रहा है कि उनमें से कौन सा जेंडर आपका पॉसिबिलिटी है या फिर कौन सा जेंडर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के आते हैं, ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चनों में काफ़ी बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज भी
हो जाते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चन करते नहीं हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो अंत में क्या रहेंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे, सभी के सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। तो देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिफाई यानी पहचान समझ लीजिए। अगर कोई भी शब्द में आपका वट आ रहा है, क्या आ रहा है, वट आ रहा है और हट आ रहा है, कहाँ पर, अंत में, तो आपका मान लीजिए वो हमेशा क्या होगा, जेंडर फीमेल जेंडर में ही आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा इनमें ऐसा शब्द है जो क्या है, समूहवाचक संज्ञा आपका नहीं है। सभा, भीड़, कच्चा, दौड़, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4, दौड़ आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अगर समूहवाचक संज्ञा नहीं समझ पा रहे हो तो आप सभी ने इंग्लिश में क्या पढ़ा है, कलेक्टिव नाउन अक्सर करके हम पढ़ते हैं, और वो आपने सभी ने पढ़ा ही होगा। यानी जहाँ पर लोग समूह में होते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। सभा में ढेर सारे लोग होंगे, भीड़ में ढेर सारे लोग होंगे, कक्षा में आपके स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, दौड़ में कोई अकेला व्यक्ति भी दौड़ सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, सा, सा, गा, हा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऊष्मीय व्यंजन नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। जो गा है आपका ऊष्मीय व्यंजन नहीं है। अब ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, एनर्जी निकलती है, या घर्षण प्रोड्यूस होता है अपने मुख में, उन्हें हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। जैसे षटकोण, शा, सा, ये सब क्या है आपके, ये सब ऊष्मीय व्यंजन है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है। और इनके साथ में एक और है, वो है आपका हा। तो ऊष्मीय व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिनमें से आपका गा नहीं है। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। कौन सा यहाँ पर कंठ तालव्य पूछा, यानी तालव्य का मतलब देखिए कंठ का भी यूज हो और तालु का भी यूज हो, उसे हम कंठ तालव्य कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कौन सा आपका इनमें कंठ तालव्य है, कैपिटल ई, कैपिटल आ, कैपिटल ओ या ए, या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंठ तालव्य का मतलब क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4, जो ए शब्द है आपका वो कंठ तालव्य है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला, अक्षर, सर्वनाम, क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्णों को आपको पता है कि जो अल्फ़ाबेटिकली हम लिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। तो ध्यान रखिएगा, झांसी, जालौन, हमीरपुर तीनों ही उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में आते हैं। और अगर आपको बुंदेलखंड क्षेत्र याद है तो ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे आंसर। बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, मालवी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा होगा, 1 होगा। उस क्षेत्र में आपकी बुंदेली बोली जाती है, क्योंकि ये किस क्षेत्र का हिस्सा है, ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है, तो ब्रजभाषा आपके मथुरा क्षेत्र में बोली जाती है। ये चीज़ आपको याद करनी है। वहीं कन्नौजी कहाँ बोली जाती है, तो कन्नौज के आसपास में बोली जाती है। इस प्रकार से आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है साकेत, कामायनी, प्रियप्रवास, लोकायतन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि जो आपकी कामायनी रचना है, जो किनके द्वारा लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है, उनमें डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो है इनमें दे रखा है कि आपका खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो देखिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। पहले खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है, क्वेश्चन का ये है। तो पहले हम इसका आंसर आइडेंटिफाई करते हैं कि आंसर एक्चुअली में है क्या।
तो ये है आपका ऑप्शन नंबर होगा 3। जो प्रिय प्रवास आपकी रचना है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अब ये जो लिखा गया है किन के द्वारा लिखा गया है, इम्पोर्टेंट ये है, तो इनके राइटर का भी नाम लर्न कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, क्या नाम है उनका, अयोध्या सिंह कई बार इनका उपनाम भी पूछ लिया जाता है, तो उनका उपनाम भी आपको याद रखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम है आपका हरिओद, क्या नाम है, हरिओद भी आपको याद करना है। ये प्रिय प्रवास में कितने सर्गों में लिखी गई है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके 17 सर्गों में लिखी गई रचना है। अब हम बात करते हैं, देखिए साकेत आपको मैथिली शरण गुप्त की रचना है, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की, जिन्हें हम क्या कहते हैं, राष्ट्र कवि भी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कामायनी की, तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई रचना है और कई बार आपकी पूछी जाती है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं, पाप, अपराध, त्रुटि, द्रोह, इनमें से कोई नहीं, इम्पोर्टेंट है। तो भाषा संबंधी जब कोई भूल होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं त्रुटि। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बापा, बापती, बपौती, बपौता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक शब्द है आपका बाप, अब उसका पूछा गया है कि अगर आप संबंधवाचक सर्वनाम बनाया जाना है तो उसका संज्ञा का रूप क्या होगा, इम्पोर्टेंट है वो शब्द यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बपौती। अक्सर करके हम बोल देते हैं गांव देहात में कि बपौती मत कीजिए, हमें पता है कि आपके बाप क्या करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन शब्द है, दर्शन, घरों, नदी, लताओं या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा आपका एक वचन शब्द है, यानी आप सभी को पता है कि सिंगुलर नंबर होता है जिसमें एक की बात की जाती है और बहुवचन में अनेकों की बात की जाती है। तो आपका दर्शन है, घरों, नदी, लताएं हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नदी। जो शब्द है वो क्या है, एक वचन है। आजकल भारत की जनता भी आदि कादित शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, देखिए ध्यान से समझना है। जो आपका शब्द दे रखा है यहाँ पर, जो रेखांकित शब्द है उसको पहले हम देख लेते हैं कि रेखांकित क्या है। तो ध्यान रखिएगा जो जनता शब्द है वो इसमें रेखांकित है पूरे वाक्य में। अब पूछा गया है कि कौन सा उसका वचन है, तो जो सही आंसर है जनता वो होगी ऑप्शन नंबर आपका 3 बहुवचन के अंतर्गत वो आएगी। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। सॉरी इसको चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। आपके कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन वो आपके एक वचन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द हैं आपके, जो जनता शब्द है आपका वो एक वचन के अंतर्गत आता है और उसका जो लिंग होता है वो स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। अब एक वचन के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, हमें देखने में तो बहुवचन लगते हैं बट एक्चुअल में क्या होते हैं, वो एक वचन होते हैं। जैसे आपका एक शब्द जनता है, आपकी जो भीड़ होती है वो भी क्या होगी, एक वचन के अंतर्गत आएगी। ऐसे ही एक शब्द और है पुलिस, ये भी एक वचन के अंतर्गत आती है। तो इनको आपको लर्न कर लेने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ईमानदार जो शब्द है आपका उसमें कौन सा विशेषण पूछा गया है आपसे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए। देखिए ईमानदार क्या है, आपकी प्रॉपर्टी दिखाता है, क्या दिखाता है, किसी व्यक्ति के गुण को दिखाता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गुणवाचक विशेषण। राम की गाय चलती है वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए वाक्य क्या है आपका, राम की गाय, कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, इनमें से कोई नहीं। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, ये आपने पढ़े होंगे।
और कारक आप इजीली जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, राम की गाय, क्या शब्द है, राम की गाय आपकी बोल रही है कि इसमें अब कौन सा कारक है, इम्पोर्टेंट ये है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो आपको क्या दिखा रहा है, वो आपको संबंध बता रहा है कि जो गाय है वो किसकी है, राम की है। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संबंध कारक। देखिए, तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे 34 क्वेश्चन हमने हिंदी के सॉल्व किए हैं। इसके बाद आपके क्या है, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन यहाँ से आपके प्रारंभ होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड को भी क्या कर लिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ से हम चलते हैं। देखिए, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है आपके, PYQ ऐड किए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उद्यान कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 आयोजन कहाँ किया गया, हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है क्या होगा, देखिए यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या है आपका, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। अब हैदराबाद में कहाँ पर किया गया है, तो आपको याद रखना है बेगमपेट हवाई अड्डा। क्या याद रखना है, बेगमपेट हवाई अड्डा आपको याद रखना है। और ये जो हैदराबाद है वो कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी को पता है कि ये तेलंगाना की अब आपकी राजधानी है। तो सही आंसर इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1। शेख जोहान बिन हमद अल थानी को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है, एशियाई क्रिकेट परिषद, एशियाई ओलंपिक परिषद, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट आपकी नियुक्ति है, इंटरनेशनल नियुक्ति है। तो याद रखिएगा, शेख जोहान बिन हमद अल थानी को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एशियाई ओलंपिक परिषद का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये एशियाई ओलंपिक जितने भी एशिया से संबंधित है उनका कार्यक्रम देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का आयोजन कहाँ किया गया, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, रांची, पटना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का आयोजन आपका कहाँ पर किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। और भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है, तो आप सभी को पता है कि सर ये उड़ीसा की राजधानी है। अब हम बात करते हैं इसका विनर कौन रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, विनर अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं। विनर रहा है आपका कलिंगा लेंसर्स, जो टीम है आपकी कहाँ की है, उड़ीसा की ही टीम है आपकी कलिंगा लेंसर। रनर अप टीम कहाँ की रही है, तो ध्यान रखिएगा, रनर अप का भी आपको नाम लर्न कर लीजिएगा। रांची रॉयल्स आपकी क्या रही है, रनर अप टीम रही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना किन के द्वारा लॉन्च की गई है, अमित शाह, M.K. स्टालिन, नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है आपकी प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना किनके द्वारा लॉन्च की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च की गई है। कहाँ पर की गई है ये इम्पोर्टेंट है, तो ये की गई है आपके केरल राज्य में। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। मुख्यमंत्री सेहत योजना किस सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, बिहार सरकार या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री सेहत योजना किस सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1, पंजाब राज्य सरकार के द्वारा ये प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत लोगों की जो हेल्थ है आपकी उससे संबंधित सभी का क्या किया जाना है, बीमा प्रोवाइड किया जाना है, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाना है। इसके अंतर्गत आपको वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी जिससे कि लोग अपना इलाज करा सकें। वहाँ पर कौन मुख्यमंत्री हैं, तो ध्यान रखिएगा भगवंत सिंह मान वहाँ पर क्या है आपके मुख्यमंत्री हैं। तो सही आंसर क्या है इस प्रकार, ऑप्शन नंबर 1।
राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2026 कब मनाया गया? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2026 किस तिथि को सेलिब्रेट किया गया? तो देखिए ऑप्शन तो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, 27 जनवरी को हम राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस मनाते हैं। अदर ऑप्शन भी अब दे रखे हैं, तो यहाँ पर अदर ऑप्शन को भी देख लीजिए। 24 जनवरी को हम मनाते हैं यहाँ पर नेशनल गर्ल्स डे, यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके जनवरी महीने से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और ये 26 जनवरी तो आप सभी को पता है कि आपका राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस होता है आपका यहाँ पर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। गुड सैमरिटन इनिशिएटिव के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? तो देखिए ये आपकी एक पहल दे रखी है, इसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। इसका संबंध सड़क दुर्घटना में पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने से है। सहायता कर्मी को प्रदेश सरकार द्वारा 25,000 रुपये दिए जाएंगे। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर होगा 4। उपरोक्त सभी कथन क्या हैं? सही हैं। गुड सैमरिटन इनिशिएटिव के अंतर्गत किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहले चालू की गई है। इसका संबंध सड़क दुर्घटना में व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से, मतलब मान के चलिए किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, क्या है, रोड एक्सीडेंट अगर किसी व्यक्ति का हो जाता है तो उस व्यक्ति को आप गोल्डन आवर के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? गोल्डन आवर के अंतर्गत आप उसे हॉस्पिटल अगर आप पहुंचा देते हैं तो आपको क्या दिया जाएगा? अवार्ड प्रदान भी इसके अंतर्गत किया जाएगा। कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। किसको? उस सहायता कर्मी को। और इसके अंतर्गत आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, कोई FIR वगैरह नहीं होगी, आप बेफिक्र होकर किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों के भरण पोषण के लिए कितने रुपए प्रति माह भत्ता बढ़ाया गया है? 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा छात्रों के भरण पोषण के लिए प्रति माह कितने रुपए बढ़ा दिए गए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रति माह 2,000 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। मतलब क्या हुआ कि पहले आपको कितने रुपये दिए जा रहे थे? 2,000 रुपये दिए जा रहे थे पर मंथ, लेकिन अब क्या किया है कि सरकार ने 2,000 रुपये और इसमें ऐड कर दिए हैं। अब टोटल कितने मिलेंगे? टोटल मिलेंगे प्रति माह आपको 4,000 रुपये। क्वेश्चन में पूछा गया था कि बढ़ाई गई राशि कितनी है, क्या है, बढ़ाई गई राशि कितनी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है ये, बजट 2025-26 में बोली गई थी। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत कौन सा जो आपका क्या है जिला शामिल नहीं है? तो देखिए इसके अंतर्गत आपका कौन सा जिला शामिल नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लखनऊ जिला इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। मतलब प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा इसमें शामिल हैं। टोटल कितने ज़िले शामिल हैं? तो 7 ज़िले इसमें शामिल किए गए हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई? 15 मई 2025, 15 अप्रैल 2025, 15 जून 2025, 15 जुलाई 2025, या इनमें से कोई नहीं। तो पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 15 मई 2025 को इसे मंजूरी प्रदान की गई। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, उच्चतर शिक्षा से, जो आपकी हाई एजुकेशन है उससे आपका संबंधित है। मतलब क्या हुआ? मतलब जो गर्ल्स आपकी इंटर कर चुकी होती हैं उन्हें बाहर लेने के लिए, एजुकेशन करने के लिए बाहर साइकिल से जाना होता है,
अब उनको सरकार क्या देगी, स्कूटी प्रोवाइड कराएगी, जिससे कि वो अपनी एजुकेशन या कहीं पे भी कॉलेज वगैरह जा सकें। इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था बजट 2025-26 के अंतर्गत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। एग्रीवोल्टेक परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एग्रीवोल्टेक योजना है जिसके संबंध में कौन सा कथन गलत है। यह भारत का उत्तर प्रदेश इस योजना को प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य है। इसका उद्देश्य खेती के साथ साथ बिजली उत्पादन करना है। यह विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई है। इस योजना को सौर ऊर्जा खेती भी कहा जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि सभी के सभी कथन क्या हैं, सही हैं। उत्तर प्रदेश ने इसे स्टार्ट किया है, उद्देश्य इसका बिजली प्रोडक्शन करना है खेती के साथ में, वर्ल्ड बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई है। ऐसी खेती को क्या कहेंगे, सौर ऊर्जा खेती कहेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मई 2025 में कितने नए उत्पादों को जोड़ा गया, 12, 15, 18, 20, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मई 2025 में कितने नए उत्पादों को जोड़ा गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 12 नए उत्पादों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। अब एक जिला एक उत्पाद योजना कब प्रारंभ की गई, तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 2018 को ये योजना प्रारंभ की गई है आपके योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। इसके अंतर्गत जिसे हम क्या कहते हैं, ODOP योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ODOP स्कीम भी कहते हैं कि एक जो जिले वाइज क्या होगा, उनको हम जो भी आइटम्स वगैरह होंगे उन्हें प्रमोट करेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए अब यहाँ से जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। मौलिक अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार, क्या आपका शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। अभिव्यक्ति का अधिकार, धर्म का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, या फिर समान अवसर का अधिकार। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मौलिक अधिकार आपका नहीं है, क्योंकि ये क्या है आपका नीति निर्देशक तत्व है। क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो संविधान के भाग नंबर 3 में आपको दिए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल नंबर आप 12 से 35 तक पढ़ेंगे तो आपको मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। अब इनके अंतर्गत देखिए, शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, आर्टिकल नंबर इसका भी याद करना है 21 का ए कहता है आपका। अभिव्यक्ति का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको आर्टिकल नंबर ये क्या कहता है 19 कहता है आपका। धर्म का अधिकार है, आर्टिकल नंबर आप 25 है आपका ये। और अवसर का अधिकार है, समान अवसर समान की बात की जाती है तो उसका भी आपको अधिकार है, आर्टिकल नंबर 16 में ये बात कही गई है। तो इस प्रकार आपका समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार आपके आर्टिकल नंबर क्या है 39 में है, नीति निर्देशक तत्व। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। तो देखिए यहाँ पे न्यूजीलैंड की राजधानी पूछी गई है, ये PYQ है। क्या है आपका, PYQ है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मनीला, न्यू वेलिंगटन, टोक्यो, सियोल, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा 2, न्यू वेलिंगटन। जबकि जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं, मनीला किसकी राजधानी है, तो ध्यान रखिएगा मनीला राजधानी है आपकी फिलीपींस की। वहीं अगर हम टोक्यो की बात करते हैं तो ये आपकी राजधानी है जापान की, और सियोल की बात करते हैं तो ये है आपकी उत्तर कोरिया की। तो इस तरह से आपको सभी याद भी होने चाहिए। इम्पोर्टेंट क्या है, न्यू वेलिंगटन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कंचनजंगा पहाड़ी किस राज्य में आपकी स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंचनजंगा पहाड़ी आपकी स्थित है भारत के किस राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, सिक्किम राज्य में आपकी स्थित है। सिक्किम राज्य के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि ये आपका क्या है
इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपके सिक्किम राज्य को जो 36th अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट राज्य है, क्या है, स्मॉलेस्ट राज्य है, लेकिन किस कंडीशन में, तो कंडीशन आपको याद रखनी है पॉपुलेशन की कंडीशन में। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य की सीमा साझा नहीं होती? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत की जो सबसे लंबी सीमा अगर किसी से मैच खाती है तो वो आपका बांग्लादेश ही है। क्या है, आपका बांग्लादेश ही है जिसके साथ में आपकी सीमा साझा करती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि साझा नहीं करता, कौन सा है? तो देखिए, त्रिपुरा करता है, मिजोरम करता है, मेघालय करता है, जबकि मणिपुर आपका नहीं करता। और वही क्या होगा, वही आपका आंसर भी होगा। अब हम बात करते हैं कितने राज्य आपके सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश से। तो देखिए, एक करता है आपका त्रिपुरा, दूसरा मिजोरम है, तीसरा आपका मेघालय है, और इसके बाद आपका करता है असम, और इसके बाद करता है आपका पश्चिम बंगाल। तो इतने राज्य आपके सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ में। टोटल लेंथ अगर आपसे पूछी जाती है, कभी भी अगर अक्सर करके बोल दी जाती है, तो 4096 किलोमीटर की लेंथ मेजरमेंट की गई है दोनों देशों के मध्य में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपेन या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आया हुआ है। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड विलियम बेंटिंक। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। कब बैन हुई है ये बात कर लेते हैं। तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बैन किया गया था। किनकी सहायता से किया गया था? तो इनका नाम जरूर याद करना, राजा राम मोहन राय की सहायता से ये काम किया गया था। अब जितने भी अदर ऑप्शंस दे रखे हैं उनके बारे में भी देख लीजिए। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो नीति चलाई गई थी उसे हम हड़प नीति कहते हैं, हड़प नीति इसी के द्वारा चलाई गई थी। मैकाले की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति है मैकाले, क्योंकि 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। रिपेन की बात करते हैं तो ये आपका जो स्थानीय सुशासन है उसके लिए व्यक्ति जाना जाता है। तो वहाँ पर आप चीज़ें याद करेंगे। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड विलियम बेंटिंक। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राममोहन राय, शिवनारायण अग्निहोत्री या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3 राजा राममोहन राय। अब राजा राममोहन राय के द्वारा क्यों कहा जाता है समझ लीजिए। राजा राममोहन राय के द्वारा 1830 ईस्वी में 28 ईस्वी में इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किस समाज की स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरे जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किस समाज की स्थापना की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। वहीं अगर शिवनारायण अग्निहोत्री की बात करते तो इनके द्वारा की गई थी देव समाज की स्थापना। तो सही आंसर क्या होगा इस प्रकार? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक के द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक पुस्तक का नाम है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई है। अब हम बात करते हैं किनकी? ज्योतिबा फूले की बात कर लेते हैं। ज्योतिबा फूले के द्वारा एक समाज की स्थापना की गई थी जिसे हम कहते हैं सत्यशोधक समाज। किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी।
अदर ऑप्शन देख लेते हैं कि इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं। जैसे आपके डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, इनके द्वारा बहिष्कृत हितकर्णी आपकी एक पुस्तक लिखी गई है। वहीं स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो इनके बाद कर्म योग, गीता योग ऐसी पुस्तक लिखी गई हैं। दयानंद सरस्वती की अक्सर करके पुस्तक पूछी जाती है सत्यार्थ प्रकाश। ये चीज़ आपको याद करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष शुरू की गई? 1872, 1881, 1884, 1891 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे नियमित जनगणना पूछी गई है, किस वर्ष आपकी की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर होगा 2। 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना प्रारंभ की गई है। जबकि अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टार्ट कब हुई थी, क्या है स्टार्ट कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में हुई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन रेगुलर बेसिस पे कब हुई है? 1881 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 176 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, किस अनुच्छेद के तहत किसकी नियुक्ति की जा रही है। देखिए किस अनुच्छेद के तहत पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। अनुच्छेद 164 के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये की जाती है आपके गवर्नर के द्वारा, यानी राज्यपाल के द्वारा। वही अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है? तो ये गवर्नर से संबंधित है। जिसकी नियुक्ति कौन करता है? तो जिसकी नियुक्ति करता है आपका प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 148 संबंधित है आपका महाअधिवक्ता से। किससे? महाअधिवक्ता जो व्यक्ति होता है उसकी ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा इसकी। वहीं 76 की बात करते हैं तो 76 में की जाती है अटॉर्नी जनरल की। क्या है? अटॉर्नी जनरल। ये की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये नियुक्ति भी लर्न कर लीजिएगा, कौन सा किस में क्या दे रखा है, ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, अनुच्छेद 164। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में अनटचेबिलिटी को अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है आपके किस अनुच्छेद के तहत अनटचेबिलिटी को अपराध घोषित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, अनुच्छेद आपके 17 में। और ये किस में दे रखा है? तो ध्यान रखिएगा भाग नंबर 3 से संबंधित है और ये आपके मौलिक अधिकार में दे रखा है। ये चीज़ आपको याद करनी है। अनटचेबिलिटी क्या है? हिंदी में बोले तो छुआछूत की बीमारी जिसे हम कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? अरस्तु, सुकरात, लेमार्क, जगदीश चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। लेकिन कुछ ऑप्शन और भी याद कर लीजिए, जैसे आपके जगदीश चंद्र बोस है, इनको क्या कहा जाता है? तो भारत में जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। क्या है? भारत के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के जीव विज्ञान के पिता किसे कहा गया है, तो वहाँ पर आपका आंसर आएगा आपके जगदीश चंद्र बोस। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर एक माइनर सा डिफरेंस है। वर्ल्ड के लिए पूछा गया है कि आपके भारत के लिए, देखो क्वेश्चन में कहीं भी शब्द आपका भारत यूज नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके साहित्य कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? 1912, 1913, 1914, 1915 इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम व्यक्ति थे कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें उनकी कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। लेकिन कब? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1913 में। निम्नलिखित में से किस वनस्पति में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? पुदीना, पालक, गाजर, पपीता, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, आयरन की बात की जा रही है यहाँ पर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर
2, इसमें पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। अब आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप सभी को पता है कि अनीमिया जो रोग होता है आपका किसकी कमी से होता है, एनीमिया रोग होता है आपके आयरन की कमी से, इसलिए पालक मूल से ज़्यादा खाना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। किस विटामिन की कमी से महिलाओं में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि किस विटामिन की कमी से महिलाओं में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो आंसर एक्चुअल में होना चाहिए था वो होता है आपका विटामिन ई। क्या है आपका? विटामिन ई की कमी से ये सारे रोग होते हैं। वहीं अदर ऑप्शंस की बात करते हैं हम, तो उन पर भी चर्चा कर लेते हैं कौन सा किसकी कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होती है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस। क्या है आपकी, जिसे हम रतौंधी रोग कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस आपकी होती है। वहीं अगर हम विटामिन बी की बात करें तो सभी को पता है मोस्टली बी फॉर बेरी रोग इसी के कारण आपका होता है। सी के कारण होता है आपका स्कर्वी, और के के कारण कौन सा रोग होगा, तो ध्यान रखना है के कारण आपका जो रोग होता है वो है रक्त में थक्का जमता है। क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर इस प्रकार क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। निम्नलिखित में से पास्कल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो देखिए यहाँ पे एक दे रखा है शब्द, क्या है? पास्कल है। पूछा गया किस राशि का मात्रक है? कार्य, दाब, बल, जड़त्व, तो इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2, दाब का मात्रक होता है पास्कल। जबकि अदर ऑप्शन देख लीजिए क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो कार्य का मात्रक होता है वो है आपका जूल, बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जड़त्व का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, सॉरी, हाँ ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अदर ऑप्शन देख लीजिए। 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो यहाँ पर मनाते हैं राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके पूछे जाने हैं, तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट हैं। 24 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। 26 जनवरी को आप सभी को पता है कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बिलीव इट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? सुरेश रैना, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, इनमें से कोई, सॉरी, महेंद्र सिंह धोनी, या इनमें से कोई नहीं। तो बिलीव इट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सुरेश रैना की। सुरेश रैना को हम मिस्टर IPL भी कहते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। काफ़ी फेमस आपके CSK के लिए खेल चुके हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का विजेता टीम कौन सी रही है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 100% आपका आएगा, ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित एक एक चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन सी टीम रही है? तो सही आंसर होगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत आपकी अंडर 19 वर्ल्ड कप की विजेता टीम रही है। अब इसके बारे में डिटेल हम समझ लेते हैं कि रनर अप कौन सी टीम है। तो रनर अप रही है आपकी इंग्लैंड। इंडिया टीम का मैन ऑफ द मैच किसे मिला है? मैन ऑफ द मैच किसे मिला था? तो ध्यान रखिएगा, आपके सूर्यवंशी को याद करना है आपको। सूर्यवंशी ने एक अच्छी पारी खेली थी, 175 रन की मात्र 82 बॉलों में, इनको मैन ऑफ द मैच मिला था। जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अदर पर्सन को दिया गया था।
बात करते हैं कि आयोजन कहाँ हुआ था सर। तो आयोजन इसका ध्यान रखिएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी जिम्बाब्वे में इसका आयोजन किया गया था। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो क्या है, अब सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत इसका विजेता टीम बनी है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, कि इसकी जो स्थापना की गई है वो RBI एक्ट, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 1934 के तहत की गई है। लेकिन स्थापना हुई कब है, तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई है। गवर्नर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो गवर्नर आपको याद करना ही करना है, संजय मल्होत्रा वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे बसी हुई है? सीन, टेम्स, नाइजर, नील, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंपॉर्टेंट है आपकी, फ्रांस की राजधानी पहले तो पता चल जाती है पेरिस है, किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, सीन नदी के किनारे बसी हुई है फ्रांस की राजधानी पेरिस। अदर ऑप्शन देख लीजिए, टेम्स नदी आपकी, तो यहाँ पर आपका लंदन बसा हुआ है, तो क्योंकि फेमस शहर है आपके। नील नदी में आपका जो खार्तूम है वो बनी हुई है, यानी सूडान की राजधानी है, और नाइजर आपकी अफ्रीका में है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं? दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे शब्द क्या है आपका, दक्षिणी अमेरिका। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा जो तीनों गुजरती हैं उस महाद्वीप का नाम पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों गुजरती हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा कितने देश में फैला हुआ है? 11, 12, 13, 15, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, कौन सा है, सहारा रेगिस्तान है। कितने देशों में फैला हुआ है, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 11 देशों में ये फैला हुआ है। और कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका के कौन सी दिशा में है, तो ये आपके नॉर्थ दिशा में है। 11 देशों में ये बसा हुआ है। हेमिस मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो आपका हेमिस मठ है आपका वो कौन से राज्य में भारत के स्थित है। इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे हाल ही में एक त्यौहार भी सेलिब्रेट किया गया था। सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4, ये आपका लद्दाख में स्थित है हेमिस मठ। किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से आपका संबंधित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी तरह से क्वेश्चन आपके आने हैं, ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस वर्ष किया गया था? 1975, 1975, 1978, 1980, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा जो आपके महानायक जयप्रकाश नारायण जी, जिसे हम लोक नायक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लोक नायक इनका उपनाम है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति से ये संबंधित हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1975 ईस्वी में इन्होंने आह्वान किया था। कहाँ पर किया था, तो महात्मा गांधी मैदान में किया था। कहाँ पर, महात्मा गांधी मैदान में किया था, लेकिन कहाँ पर, पटना में। मतलब जयप्रकाश नारायण कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बिहार राज्य से आपके बिलोंग करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1972, 1928, 1929, 1930, इनमें से कोई नहीं। तो साइमन कमीशन की बात करते हैं कि भारत कब आया था, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। जबकि 1927 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था।
अब इम्पोर्टेंट इतना है कि इसमें टोटल मेंबर कितने थे, तो ध्यान रखिएगा टोटल मेंबर थे आपके 7, और 7 के 7 कौन थे, आपके अंग्रेज थे। इसलिए भारत में इसका क्या हुआ था, भारत में इसका विरोध हुआ था, क्योंकि विरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति का नाम याद कर लीजिएगा, लाला लाजपत राय। लाजपत राय की मृत्यु हुई थी किसमें, लाठी चार्ज में। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, या इनमें से कोई नहीं। सॉरी, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, पंचम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये नारा दिया गया था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपकी कब से कब तक चली थी, तो ये आपको याद करना कंपलसरी है। इसकी स्टार्टिंग की गई थी 1974 से लेकर 78 के बीच में ये योजना चली थी। इस प्रकार आज के जो क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, इसके 75 क्वेश्चन होने चाहिए थे, लेकिन अगले वाले सेट में आपके 75 के 75 क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध होंगे। जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर करना और कर देंगे तो आपकी कृपा होगी, ध्यान रखना है। और ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो क्या क्या समझ लीजिए। हाल ही में आपके जो बच्चे बीएड वगैरह कर चुके हैं उन्होंने देखा हुआ कि बीपीएससी TRE 4 ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि बिहार में आपकी वैकेंसी निकल चुकी हैं। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो फॉर्म को फिल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको एक अवसर मिला है एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करने का, तो इससे संबंधित वीडियो किस तरह से फॉर्म फिल किया जाना है, फॉर्म फिलिंग कैसे होगी इसकी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिक्स से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके एक व्यक्ति हैं गया जी में हैं, वो मेरे मित्र रहे हैं और उनका सिलेक्शन TRE 3 में ऑलरेडी वहाँ पर हो चुका है। वो वर्किंग कर रहे हैं, उनके द्वारा डॉक्यूमेंट भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे कि किस तरह से फॉर्म फिल किया जाना है, क्योंकि वहाँ पर जब फॉर्म फिलिंग होती है तो आपके वही डॉक्यूमेंट चेक भी किए जाते हैं काउंसलिंग के समय पर, जिसे हम वाटर मार्क वगैरह कहते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है वहाँ पर फॉर्म फिलिंग इम्पोर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप इससे संबंधित हम एक वीडियो में समझ लेंगे। जिन बच्चों ने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में बीएड वगैरह कर रखी है उनके लिए कि बीएड की क्या कंडीशन है, क्या क्या चीज़ें को आपको उपलब्ध भी कराना है। दूसरी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जो भी बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर महीने के, चाहे वो यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स हों, ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आपकी जो कांस्टेबल सीरीज का ये हमारा तीसरा वीडियो है, ध्यान रखना है। क्या है ये, 3rd वीडियो है। इससे पहले भी 2 वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप हमसे जुड़े रहिए, आप सभी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि ऑलरेडी डेट अनाउंस हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।